ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में खुशामदीद। फराज दरवेज अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया से आपकी खिदमत में हाजिर है। अमरीका में इलेक्शन की धमाधम की इब्तिदा हो गई है। अब से चंद महीनों के बाद अमरीका में इलेक्शन है। इस दफा देखना यह है कि सदर ट्रंप साहब वापस री इलेक्ट होंगे या अमरीका के साबिक वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, इस वक्त के जितने भी पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सदर ट्रंप साहब जो हैं वो पीछे हैं और जो बाइडेन साहब हर पोल में लीड कर रहे हैं, यानी कि सदर ट्रंप साहब के जीतने के चांसेस कम हैं और जो बाइडेन साहब के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, यहां पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें हिलरी क्लिंटन साहबा जो थी वो पोल्स में लीड कर रही थी। हर तबसरा निगार का कहना यह था, ज्यादातर तबसरा निगारों का कहना यह था कि सदर ट्रंप साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदर ट्रंप साहब इलेक्शन जीत गए। ये भी नहीं, उसके आगे चल के जब वो इलेक्शन जीत गए, सदर बन गए, उसके बाद बहुत सारे तबसरा निगारों का कहना यह था कि सदर ट्रंप जो है वो अपनी मुद्दत एज ए सदर मुकम्मल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, रशियन इन्वॉल्वमेंट की इन्वेस्टिगेशन है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जी नहीं, सदर ट्रंप साहब ने तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी कर ली, यानी चंद महीनों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये जितने भी पोल्स हैं ये कुछ इंडिकेट तो करते हैं और अक्सर ये सही भी साबित होते हैं, लेकिन सदर ट्रंप साहब के हवाले से ये सही साबित नहीं हुए। और अब देखते हैं कि इस दफा सही साबित होते हैं कि नहीं होते। आज हमारे साथ दो बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अमेरिकन है। दोनों के दोनों अमेरिका की सियासत में इन्वॉल्व हैं। एक का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, दूसरे का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे पहली दफा ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब एक बिजनेसमैन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, और ये बात बताना जरूरी है कि जो बाइडेन साहब की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको मुरतब करने में आपने एक कलीदी किरदार अदा किया, और जो जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं बहुत दफा, और साजिद तारड़ साहब जो हैं एक वकील हैं और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप जो ग्रुप है उसको आप हेड करते हैं। ना सिर्फ ये, आप पहले पाकिस्तानी हैं जो कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जो है उससे आपने खिताब किया। तो दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर जावेद साहब, मैं आपसे इब्तिदा करता हूं सर, क्योंकि आप जो बाइडेन साहब को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जरा एक चीज बताइए कि एक जो तासुर है, और हो सकता है कि तासुर गलत हो, वो तासुर ये है कि जी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे देखने वाले ऑडियंस ज्यादातर पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए, तो पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि जी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसकी लीनिंग जो है हमेशा इंडिया की तरफ होती है, और उसकी कुछ वजूहत हैं। यानी पिछले 25 सालों में जो सदर की अगर हम जायजा लें तो सदर क्लिंटन साहब के जमाने में इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। उसके बाद सदर ओबामा के जमाने में, जिस जमाने में जो बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, उस जमाने में ये कहा जाता है कि 70 सालों की हिस्ट्री में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात रॉक बॉटम पे आ गए थे। यानी कि उसी जमाने में सलाला का इंसिडेंट हुआ जिसमें नेटो फोर्सेस जो कि अफगानिस्तान में से उड़ी और उन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट पर हमला किया, 28 फौजी मारे गए। उसी जमाने में रेमंड डेविस का वाकया हुआ, उसी जमाने में बिन लादेन का वाकया हुआ। तो एक तासुर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी लीनिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं होती, और जो बाइडेन साहब जो है सदर ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे जिस जमाने में सलाला और रेमंड डेविस का वाकया सब चीजें हुई। तो ये तासुर कितना सही है, और अब जो बाइडेन साहब है उनके क्या एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के हवाले से? जी, माशाल्लाह, जो पहला सवाल ही है उसका ही 3 घंटे का जवाब बन सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको थोड़ा बताऊं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज हैं, ये कभी भी किसी एक कंट्री की तरफ से इनिशिएट भी नहीं होते, और उसको यानी लीड भी एक कंट्री नहीं कर रही होती। तो उसमें पाकिस्तान का भी या कोई भी दूसरा कंट्री, अब इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं होगा। जो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं उसमें दोनों तरफ से एक्शंस, उनके जो डिलीवरीज, उनके प्रोमिसेस, ये सारी चीजें काउंट करती हैं, और उस बेस के ऊपर आपके रिलेशन या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं।
स्टार्ट आपका कोई भी हो, उसके बाद आपके एक्शंस, आपकी डिलीवरीज के ऊपर उसको आगे काउंट किया जाता है और उसके ऊपर या तो वो स्ट्रेंथन होते हैं या वीक होते जाते हैं। एक तो ये एलिमेंट है कि ये दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफ से नहीं होता। दूसरी चीज, ये जो डेमोक्रेट पार्टी इन जनरल आप बात करते हैं, तो बेसिकली ये तो कई साल आपको पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग तो सारे के सारे फ्रॉम द डे वन रिपब्लिकन थे। जब भी कोई चीज होती थी तो हमेशा मैं जब इस मुल्क में आया तो पहला सबसे जो मुझे दर्श दिया गया पॉलिटिकल, वो यही था जी कि हम हमारे जो रिलीजियसली भी और हमारे नजरियाती तौर पे भी हम रिपब्लिकन के साथ खड़े होते हैं। होता ये था कि हम लोग आपको हर दौर के अंदर ना एक इश्यूज जो होते हैं उस दौर के वो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं। जब कोई इशू नहीं होता तो फिर आपके रिलीजियस इश्यूज जो होते हैं वो सबसे आगे आ जाते हैं। तो कुछ रिलीजियसली इस तरह के मामलात हमेशा से रहे जिसमें जिसमें डेमोक्रेट पार्टी की तरफ मुसलमानों का इन जनरल और पाकिस्तानियों का भी खुसूसी तौर पे रुझान नहीं होता रहा। तो फिर सालों साल की जो हमारी एज बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर थी। तो उसका भी आहिस्ता आहिस्ता फर्क समझ में आया, मतलब लोगों को नजर आना शुरू हुआ। वो तो हमने जाकर के डेमोक्रेट के दरवाजे उस वक्त खटखटाए जब रिपब्लिकन पार्टी ने हमें डिसोन कर दिया। और बड़ी सादी सी कहानी है। और उसके बाद सारी की सारी अच्छा, हम लोग ऐसे ही हैं, फिर हम जाते भी पूरा काफिला एक ही तरफ चले जाते हैं। तो उसमें हमारे अपने जाती तौर पे जो आप समझें कोई जो भी आप नजरियात कह लें या आप आइडियोलॉजी कह लें ना, वो बेसिकली पाकिस्तान में तो आप कौमी लेवल पे बने ना बने, यहाँ पे बड़ी मच बन जाती है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जी जो रुझान होता है तकरीबन हम लोग 90% के करीब उसी तरफ उस रुझान की तरफ चले जाते हैं। तो वो जब हम रिपब्लिकन थे तो हम 90+% रिपब्लिकन थे, जब हम डेमोक्रेट हुए तो 90+% हम डेमोक्रेट हो। ठीक है जी। नहीं नहीं, बड़ा सही सवाल, सही जवाब आ गया ताहिर साहब। ठीक है जी, थोड़ा एक सवाल को आप ही इसी सवाल को आगे कर देते हैं। कश्मीर की जो पॉलिसी अभी चंद महीने पहले जो बाइडेन साहब ने दी, बड़ी बैलेंस पॉलिसी थी जी। उन्होंने बाकायदा जो इंडियन एग्रेशन है उसकी बात की। ये अनप्रेसिडेंटेड, मैं कहूंगा, इतना खुल के कभी भी जो है कोई जो नॉमिनी है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी है, उसके पीछे सर उसकी कुछ दास्तान बताएं, ये कैसे हुआ? अच्छा, अब ये देखें, आप किसी हद तक जो भी शख्स किसी भी पार्टी के अंदर या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है और उसने कोई नेशनल लेवल पर काम किया हो, तो वो हर कोई शख्स आपको ये बता देगा कि यार ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि हमने अपना पॉइंट अक्रॉस करना। हमारी वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जिसको जिसको बुलंदी कहते हो वो इन हाथों की कोताही है। तो कहानी ये थी कि हम लोग सालों साल से जो करते थे, हमने कोई एक आधा फंड रेजर कर दिया, हमने कोई छोटा मोटा एक यानी 2000 का चेक लिखा तो हमने बोला कि जी हमने कंट्रीब्यूशन कर दी है और दिस इज इट। अच्छा, इसको अभी पिछले जब हिलरी से भी पहले ओबामा के टाइम के अंदर थोड़ा शुरू हो गए थे पाकिस्तानी इन्वॉल्व होना। फिर हिलरी के अंदर हमने तो बहुत सारे रिसोर्सेज सारे के सारे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर लगा दिए। तारड़ साहब को निकाल के मेरा ख्याल हर बंदा ही दूसरी तरफ था। तो वो पैसा भी चला गया, एफर्ट्स भी चले गई, टाइम भी गया। उसके अंदर डेमोक्रेट पार्टी के अंदर और कुछ हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन हम सेनेट लेवल के, कांग्रेस लेवल के ऊपर हमारी कमेटीज के अंदर और हमारे, तो इसमें ये एक हिस्ट्री ऑफ 3.5 to 4 years है, जिसमें बहुत सारे कमीशंस के अंदर हमने जाकर के परस्यू किया। बहुत सारी कमेटीज, सब कमेटीज के अंदर हमने बात कश्मीर का रखा, केस रखा और लोगों ने जाकर टेस्टिमोनियल दी। लेकिन अभी जब पार्टी यहाँ पे ये कैंपेन चल रही है, तो इस कैंपेन के अंदर भी वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले देखें ना, पिछले साल सितंबर में मैंने जो बाइडेन को अपने घर पे बुलाया और उस वक्त जो बाइडेन को तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो नॉमिनी बनेगा कि नहीं। तो वहां पे हमने, अब हमें काम भी करना आ गया, तो हमने सादे लफ्जों में पूछा कि दीज आर 1 2 3 आइटम्स वी विल expect from you and this is what we will do for you. So it's being negotiated, being communicated, being delivered. ठीक है जी, बड़ा face to face. ठीक है जी, जवाब आ गया। सारे तारड़ साहब आपकी तरफ चलते हैं। अब ये बताएं सर, मैं ज़ाती तौर पे सदर ट्रम्प साहब से शुरू में बड़ा नौमीद था। उसके बाद जो उन्होंने माशी पॉलिसी दी, किसी मुल्क से जंग नहीं खोली, तो उससे मैंने कहा जी ये ठीक है जी, जितना बुरा समझते थे ऐसा नहीं निकला। लेकिन सारे तारड़ साहब आप ये बताएं कि सदर ट्रम्प का अब क्या, किधर वो स्टैंड करते हैं? कश्मीर पे उनकी कोई खास खुल के पॉलिसी नहीं आई, पाकिस्तान के हवाले से कोई खुल के सपोर्ट में आते हैं, ना कोई खुल के दुश्मनी। ठीक है जी, बैलेंस रखते हैं। अब इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बाई पार्टीसन, मैं सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और लॉ स्कूल में 2 दफा गया।
कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े मैंने। अब जमहूरियत को जब मैं पढ़ता हूं, डेमोक्रेसी को जो पढ़ता हूं, तो अब समझ आई मुझे कि ये पब्लिक सर्विस है, ये प्रोफेशन नहीं है। मेरी सबसे पहले सपोर्ट, पहले दिन से मैं आफ्टर प्राइमरी सपोर्टर नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का, मैं प्री प्राइमरी सपोर्टर था उनका। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंसी अनाउंस की थी, मैं उस दिन से उनके साथ था। अब उसमें साथ होने की वजह यह है, द मैन वाज नेवर हेल्ड अ पब्लिक ऑफिस बिफोर, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, जो उनके दिमाग में आता है वो फौरन चाहे ट्वीट करे, लोगों को पसंद आए क्रिटिसाइज करें, CNN उस पर तबसरे करे, जो मर्जी करे। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट, नंबर 1। दूसरी ये बात होती थी कि जब प्रेसिडेंट जीत के व्हाइट हाउस में चला जाता था, वो कहता था मैं बाई पार्टिसन हो गया हूं, I'm a president of everybody। उसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता था वो मैंडेट डिलीवरी नहीं करता था। दूसरा, जिस तरह, और दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको, दूसरा अमेरिका में भी उसी तरह जो थी वो फैमिली लेगेसी पॉलिटिक्स चल रही थी, जिस तरीके से बुश चल रही है, क्लिंटन चल रही है। तीसरी चीजें, ये सियासत नहीं, ये फ्रेंचाइज कहा जा सकता है, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर तो सारी तरह से आप कह रहे हैं ट्रू डेमोक्रेसी में ये कहाँ होता है कि आप जो है ना साफियों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, एक वायरस को जो है ना आप एक नस्ल का नाम दे दें, चाइनीज वायरस कहते हैं। सर ऐसा तो कहीं नहीं होता ना कि आपने जो अपने मुल्क की जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मुझे खत्म कर लेने दें प्लीज, थोड़ा सा पॉइंट ये दें। अच्छा, आप सहाबत की बात आपने की है, अब ये चौथा एक एलिमेंट बन चुका है हर कंट्री के अंदर जो करप्ट सियासतदान है। जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट, अमेज़न जो है वो ओन करता है, हर मुल्क में यही हालत हो रही है। इंडिया पाकिस्तान में देख लें, जितने करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके अपने सब चैनल हैं, और इसी तरीके से वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। अब एक दूसरा अलमिया है, ये बाई पार्टिसन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस पे मैं ये अपना इसका डोनाल्ड ट्रंप का चूरन नहीं बेचूंगा, बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप, रीजन द रियल डेमोक्रेसी। अब मैं छोटे से उसमें बताऊंगा कश्मीर के लेवल पे। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जो बाइडन आ जाए प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीजन, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEO जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। वर्सेस हमारी, आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। मुझे खत्म कर दे। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? नहीं सर, कश्मीर की ये नहीं कह रहे कि कश्मीर के ऊपर जो है हमारे साथ मिलकर हमला कर दें। सवाल ये पैदा होता है सर, जब भी आर्बिट्रेशन कहते हैं, वो जो कश्मीर का मसला है वो फ्रंट पे आता है, लोग रियलाइज करते हैं कि द सोल सुपर पावर का प्लेनेट का जो प्रेसिडेंट है, ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द इशू ऑफ कश्मीर। ठीक है जी, जवाब आ गया। खवतीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। और साली तारड़ साहब ने बिल्कुल बहुत सारी जो बातें आइडेंटिफाई की, बिल्कुल सही बातें हैं। यानी कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो बहुत आगे जा चुकी है, उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गए, उनकी जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। खवतीन हज़रात, वेलकम बैक। ताहिर जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आपने साली तारड़ साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो नसाद लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के CEOs हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है, इंडिया की लॉबी। उसके बाद ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जो देखने वाले हजरात हैं, वो अक्सर जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार वहां पर तो इंडियन लॉबी और जो यहूदी और इजरायली लॉबी है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा काम करती है। तो जरा इसका भी बता दीजिए इजरायली लॉबी के हवाले से भी। देखें, नो डाउट इजरायली लॉबी जो है वो सारी दुनिया को पता है कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीबॉडी। जो APEC जिस तरह वो काम करते हैं, और ये आज की बात नहीं, सालों साल से। इसी तरह
जो इंडियन लॉबी है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर इन दिस कंट्री एंड दे हैव वेरी टॉप नॉच लॉबिस्ट, दे हैव देयर ओन पीपल इलेक्टेड सेनेट के अंदर, गवर्नर्स। आई 101% अग्रीड with साजिद तारड़ साहब के इंडियंस आर way ahead of us। हम कम अज कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम अज कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। लेकिन ये जो कोताही है ना, ये अकेली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आप इसको जाकर के रिपब्लिकन में भी देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कोई इतनी खास अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। अब मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि आप घूम घुमा के जिस भी एंगल से जाएंगे आपको फैसलाबाद के घंटे घर की तरह साजिद तारड़ मिलेंगे उधर ना, किसी भी सड़क से चले जाए सामने आपको साजिद तारड़ मिलेंगे, तो उधर भी कोई इतने लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो जो कोताही है ना, ये दोनों तरफ है। तो उसी को लेकर के जो तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी में कर रहे हैं या मैं इसमें कर रहा हूँ और हमारे और बीसियों दोस्त जो डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, वो यही है कि जो 20-25 साल 30 साल जो पहले मैंने शुरू में बोला, जो हमने कोताहियां की हैं उससे निकल के हम क्या करते रहे हैं। हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने भी बनाना है, इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना है। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। अब आता हूं मैं आज के सिनेरियो के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि जी इन सारे हालात के बावजूद आप कैसे कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लॉबी या हमारी जो पोजीशन है वो आज भी, मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडेन ने हायर किया, कहते व्हाट इज आवर पोजीशन। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये लोग हैं, और हमें दरमियान में शायद ज्यादा एफर्ट करनी पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि आज के सिनेरियो में, आज जहां पे हम खड़े हैं, तो इसके अंदर जो ये जो माहौल बना है, जिसके अंदर आज इंडिया को ह्यूमन राइट्स की वॉच लिस्ट के ऊपर डाला गया अमेरिका के अंदर। आपने बताया मुझे पहले कितनी दफा था। और इसका बेसिकली अगर साजिद तारड़ साहब बोले कि डोनाल्ड ट्रंप के बैठते हुए ऊपर डोनाल्ड ट्रंप है और बेशुमार निकी हेली ये वो सब बैठे हैं, उसके बावजूद ये कुछ महीने पहले इंडिया माइनॉरिटीज की वॉच लिस्ट के ऊपर इंडिया का नाम पहली दफा है। तो ये काम तो हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, हम्बल हो रहा है। अच्छा, इसमें आज ये बहुत बड़ा एक मौका हमारे पास इसलिए है कि मोदी ने जाती तौर पे इसको इंडिया में डिस्टर्ब कर दिया। उसने मुसलमानों को ही नहीं पकड़ा, उसने क्रिश्चियंस के साथ भी, सिखों के साथ भी, हर माइनॉरिटी के साथ वहां पे जो सलूक हो रहा है उसकी बज यहाँ पे आ गई है। फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों से ये चीजें लीक होकर वापस आ रही हैं, तो ये सारी हमारे हक में जाती हैं। चूंकि दे आर रॉन्ग और दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना, हमें सिर्फ हाईलाइट करना है। जिसके लिए आप अगर वापस आएंगे मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा जब सेनेटर्स को इंडिया या पाकिस्तान भेजा उससे क्या हमारा। ठीक है, यानी कि इंडिया खुद ही अपनी खाई में गिर रहा है। साजिद तारड़ साहब, आपकी तरफ एक नया सवाल लेकर आता हूं सर। चक्कर ये है कि हम कहते हैं जी अमेरिका हमें ये इधर फायदे नहीं देता, अमेरिका में उधर फायदे नहीं देता, वो इंडिया की तरफ चला जाता है। एक और जो चीज है सर, ये कि ये बताया जाता है पाकिस्तान को कि हम भी तो कुछ जो है ना अपने कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, कि ये भी तो है कि जी हमने भी तो तैयारी नहीं पकड़ के रखी हुई। अगर अमेरिका चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना। अमेरिका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने जी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल हो गए, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे। देखिए मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा, आपको पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके ज़हन में, और कुछ भी नहीं। अमेरिका में एक बाय लॉ, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं बताऊंगा अमेरिका का एक लॉ है कि वो किकबैक्स नहीं देते, उनके कॉन्ट्रैक्टर किकबैक्स नहीं दे सकते। और आपके सारे पिछली गवर्नमेंट्स के जितने
रुझान था चाइना और टर्की की तरफ था सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहां से किकबैक मिलती थी। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को, आपने सड़क बनानी होती है वो भी चाइना को बुला देते हैं, आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं। इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है ना चाइना कुछ कर सकता है। जब तक आपके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप के दिमाग से लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पे पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता। वहां पे आपको कल्चर बदलना पड़ेगा। आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। आपके पाकिस्तान में अमेरिकन जो कंटेनर्स के हिसाब से डॉलर देते रहे, तो वो कहाँ गए हैं सारे? वो सारे न्यूयॉर्क आ गए हैं, वो सारे दुबई चले गए हैं, वो सारे न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो आप, और तीसरी बात है, मुझे आप तक भूलती नहीं बात, मैं छोटा सा आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे बदामी साहब हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया व्हाइट हाउस के सामने जब 2016 में, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ताड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? मैंने जवाब पता क्या दिया था? वो क्यों करेंगे? वो तो अमेरिका प्रेसिडेंट बनेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कुछ। आपको हालात इस वक्त पेट्रोल के, चीनी के और आटे के पता क्या चल रहा है वहां पे? ठीक है, इसमें अमेरिका क्या करेगा जब आपकी इंटरनल विल ही नहीं है? मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ तो भाग गया, पैसे लेके दवाई लेने गया था, जहांगीर तरीन की बात क्यों नहीं हो रही वहां पे? ठीक है जी, जवाब आ गया जी। ठीक है जी, ताहिर जावेद साहब, आपने साहिर साहब का जवाब सुन लिया। मेरा सवाल आपसे भी यही है सर कि पाकिस्तान जो है फवाइद लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है तो आपको बिजनेस कौन देगा? आपकी फैक्ट्री में बिजली नहीं आ रही तो कौन आपको बिजनेस देगा? तो सर ये कुछ अपनी जो कोताहियां हैं उसमें, उसके हवाले से कुछ बताइए, आप क्या रेकमेंड करेंगे? कुछ इंप्रूवमेंट हुई है इमरान खान साहब के आने के बाद? क्योंकि उम्मीद बहुत थी कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आप शामिल थे, इमरान खान साहब आए थे अमेरिका और उनकी जो इतनी बड़ी रैली हुई थी उसमें आप दोनों हजरात बल्कि शामिल थे। तो सर बताइए कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है? आपने जो खान साहब को गोशगुजार जो बातें की हैं उसमें चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? देखें, इसको भी आप थोड़ा पीछे लेके, मैं अगेन वन मोर टाइम, तारड़ साहब ने जो बात की है ना, जो इंडिया का भी आप मामला कर रहे थे कि इतनी वो कॉर्पोरेट अमेरिका के अंदर वो लोग मौजूद हैं, तो बेसिकली हमारे यहाँ आज की डेट के अंदर किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो लेवरेज क्रिएट होता है ना, वो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर होता है। आप ट्रेड के अंदर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी वो एथिक्स ये सारी चीजें बाद में आती हैं, आप ट्रेड में कहाँ पे खड़े हैं किसी जगह पे। हमारा मुल्क जो है 5वां बड़ा मुल्क है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, हम चाहें, देखें रिसोर्सेज आपके पास हैं नहीं है कुछ भी है, अगर हम चाहें तो हम किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। चाइना के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप इतने सालों से जो बनते आ रहे हैं, और इस वक्त तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर आपने खोल के हाथ में दरवाजे खोले चाइना को कर दिया। बेसिकली चाइनीज आर एवरीवेयर। तो आप अगर आप कोई भी चीज उठाते हैं, जैसे अभी ताड़ साहब भी बात कर रहे थे, जो सड़कें छोटी मोटी आगे पीछे हर जगह चाइनीज काम कर रहा है, आपकी कॉलोनियां बन गई, चाइनीज उसमें रह रहे हैं। अच्छा, अब आप इन्होंने बड़े दुबई और कतर, इन्होंने कतर की बात नहीं की। मैं आपको कतर की एक स्पेशली बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर ये जो एलपीजी का कतर के साथ जो ठेका किया इन्होंने, मैं अगर नवाज शरीफ की जगह होता तो ये ह्यूस्टन में करता, मैं अमेरिका से लेता, उसके अंदर एक तीर से 2 निशाने लगाता। एक तो आपकी ट्रेड होती, आप यहां से बाई करते, हो सकता है थोड़ी सी महंगी होती, उसके साथ आपकी डिप्लोमेसी मजबूत होती। आज आपकी पोजीशन टोटली, डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अगर बैठ के देखता बैलेंस शीट के पाकिस्तान इतने पैसे यहां से कर रहा है, तो आपकी से डिफरेंट होती, आपकी बात डिफरेंट होती। लेकिन वहां से कतर से इसलिए ली गई कि कतरी शहजादे खत दाएं से बाएं पहुंचा देते थे। अनफॉर्चुनेट है। तो बात वही है, एंड ऑफ द डे हम लोग कौमी जो मामला के ऊपर जातियात, ठीक है। नहीं लेकिन ताहिर साहब ये बताइए, खान साहब के आने के बाद है कि नहीं, वो सब बातें तो पुरानी है, नवाज शरीफ साहब ने जो किया ठीक है जी, वो तो अब लंदन भागे हुए, लेकिन उम्मीद ये थी कि जी अब खान साहब आ जाएंगे ना, चीजें बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगी और 30 दिन में 90 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर कुछ कितना हुआ, कितना मौसर साबित हुए? खान साहब के सर पे बेइंतहा जो ऑनेस्टी का भूत सवार है ना, तो उनकी जो ऑनेस्टी है वो तो मेरे ख्याल वलियों से ऊपर वाली ऑनेस्टी है। एक मैं बड़ा आज पहली दफा मैं बोल रहा हूँ ये चीज। देखें, जब ये नए नए आए गवर्नमेंट के अंदर,
इन्होंने आकर के जो डॉलर के साथ पैसे का जो एक्सचेंज था ना, वो सालों साल से उसमें 2 नंबरी हो रही थी। उसको फिक्स किया जाता था, और ये अकेला पाकिस्तान फिक्स नहीं करता था, दुनिया का हर मुल्क फिक्स करता था। खान साहब ने वहां पे बेहतरीन ऑनेस्टी के साथ बोला कि जो रियलिटी है उसके साथ उसको कर दिया जाए। हम एकदम 25 रुपए का फर्क पड़ गया। वो फर्क आज तक पड़ते पड़ते आज तो शायद हम 165 पे गए। ये जो आपका ये जो इतना बड़ा जो गैप क्रिएट हुआ ना, इस गैप, मैं कहता हूँ बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए इनको 10 साल चाहिए, और ये 5 के लिए इलेक्ट हुए हैं। वहां पे जो एक फिर उसके बाद IMF के साथ जिन्होंने जो मामला करने के लिए बैठे थे, तो खान साहब का एक, मैं कहूंगा कि बड़ा एक अच्छा ख्वाहिश थी, इनकी नेक ख्वाहिश थी कि हम इतना बड़ा पैकेज साइन ना करें, हम अपने मुसलमान मुल्कों से या किसी और जगह से उसमें से कुछ आसानियां पैदा करें, जो हल्की फुल्की हुई, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर हुई। एंड ऑफ द डे हमें वापस वहां पे जाना पड़ा। तो ये जो एक दो चीजें, जो मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने की, उसको हम अभी तक रीपे करते चले जा रहे हैं। अब वो इन्होंने उसके बाद छोटी छोटी चीजें कभी इधर खड़ी होती है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल गैप इतना बड़ा आ गया है कि उसको आप फिल ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। छोटा सा खवातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। आपने ताहिर जावेद साहब को सुना, और जो उन्होंने चीजें बताई उनमें उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसमें सदाकत है। साजिद तारड़ साहब, आपने ताहिर जावेद साहब को सुना कि जी अपनी तैयारी जो है वो तो नजर नहीं आ रही ना, और उसके बाद खान साहब से जो उम्मीदें थी, आपने जो उम्मीदें लगाई थी खान साहब से, सर आप भी मिलते भी रहे, आप मुझे बताइए वो कितनी मौसर साबित हुई? सर मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जो इमरान खान साहब के जीतने के लिए दुआएं मांगता रहा, और आज मैं कहां खड़ा हूं। उजैर बलोच की GIT की रिपोर्ट की पाकिस्तान में रिलीज कल होनी है, वॉशिंगटन DC में आज आ चुकी है। 198 मर्डर उसने कन्फेशन कर लिया। नंबर 1। अयान अली का सबको पता है, टिकटॉक गर्ल का सबको पता है। आपको खुसरो साहब के, तरीन साहब के डाके का पता है, आपको आटे के माफिया का पता है, आपको पेट्रोल के माफिया का पता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जब वजीर आजम के बैठे हुए सामने उसके वजीर एक दूसरे के गल में फाड़े हैं, थप्पड़ मारे हैं, तो आप उसको किधर लेके जाएंगे? उसको गवर्नेंस में, आपकी गवर्नेंस किधर गई है आपकी? चौथी बात यह है, आपको पता है रोजवेल्ट यहाँ पे न्यूयॉर्क में PIA की पूरी कीमत से ज्यादा रोजवेल्ट होटल है, और उस पे डाके की पूरे 1 साल से तैयारी हो रही है, और खान साहब के अपनी मेज के नीचे सारा कुछ हो जाए। मुझे आप ये बताएं, खान साहब, मुझे छोटी सी बात बताएं, मदीना की रियासत में 2 कानून है, और खान साहब, बल्कि खान साहब रोजवेल्ट होटल के साथ इनकरेज करते रहे चीजों को, और मैं उन लोगों में शामिल हूं। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है स्वाय पाकिस्तानियत के, मेरी पाकिस्तानियत पार्टी है। मैं कभी किसी बंदे को इंडोर्स नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ है। खान साहब का मैंने उस्मान बुलदार साहब को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा हो सकता है ये मदीना की रियासत में ये बंदा वाकई शायद इन्होंने इस्तिखारा किया तो बंदा को निकल आया। मेरा मकसद है कि एक हद होती है ना। खान साहब ने आज तक जिस माफिया को हाथ डाला उस माफिया की लॉटरी निकल आई है। सर पेट्रोल के माफिया की लॉटरी निकली है अभी लेटली। सर डाका चीनी अभी कम हुई प्राइस चीनी की, देखें ना, चेक करें आप। आटा मुल्क जरा ही मुल्क है, आप आटा इंपोर्ट कर रहे हैं आप डॉलर 170 का नहीं। मेरी थोड़ी सी बात समझ कर सर, मेरा मुल्क, मेरी ये मादरे मिल्लत है सर, मादरे मिल्लत। ये किस, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, जो वजीर जिन वजीरों को चार्जशीट दी गई हो और वो खुद ही अपनी चार्जशीट कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के देख रहे हैं, इसको आप गवर्नेंस कहेंगे आप? सर ये तो कमाल ही हो गया। ये तो आप तो वो आदमी है जो कि इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर थे। मैं आपसे जब शुरू में बात किया करता था उससे पहले, ये तो कमाल हो गया। और जी ये कहा जाता है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, देखिए एक चीज बड़ी अहम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी और खासकर आप जैसे लोग जो कि यहाँ की सियासत में भी जो है इन्वॉल्व है, यहाँ के बिजनेस में इन्वॉल्व है, खान साहब ने तो अपना पूरा जो आर्गूमेंट बनाया था वो ये कहा था कि जब हम लोग आएंगे, जब हम जो है पावर में आएंगे, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा असासा है, हम जी उनको लेकर आएंगे और वो जो है तकदीर बदलेंगे। क्योंकि हुआ ना, चाइनीज अमेरिकन जो थे या इंडियन अमेरिकन जो है, इन्होंने इंडिया की जो माशी तरक्की है उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया, चाइनीज ने भी कलीदी किरदार अदा किया। तो सर ये आपको लगता है कि आप लोग इंगेज हैं? मैं तो आपसे ये सवाल करूंगा कि आप लगता है कि खान साहब के दौर में आप इंगेज हैं? सर मेरे जैसा बंदा सुबह शाम पाकिस्तान के लिए खून के आंसू रो रहा है सर।
मुझे आप मुझे सारी छोटे नदीम जोसेफ जिसको मारा गया है पेशावर में सिर्फ क्रिश्चियन होने के लिए, उसको इंसाफ किसने देना है? खान साहब ने साहिवाल के वाकये का इंसाफ दिए किसी को? खान साहब कमीशन बना देते हैं और कमीशन बनाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि उस बात को पुश अंडर द रग। मैंने सिर्फ जो आपको एक बात बताई है कि जिन वुजरा के ऊपर चार्जशीट्स हैं वो अपने खुद ही चार्जशीट को देख रहे हैं कैबिनेट में बैठ के। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब आप दे दें आप। ठीक है। ताहिर जावेद साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर आप जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व, यहाँ के कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक है, सर ये बताइए खान साहब की अगर आपके पास जब अभी कॉल आ जाए या अगली जब आपकी खान साहब से, इमरान खान साहब से मीटिंग होगी, तो सर आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? कि एक सवाल है ना कि जी हम अमेरिका से बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो हमें खुद भी तो कुछ तैयारियां करनी चाहिए ना। सर क्या मशवरे देंगे आप इमरान खान साहब को? जी, दो बेसिक चीजें, एक तो अमेरिका के हवाले से तो बाद में करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कि बहुत सारी खान साहब ने जो एक कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हर चीज को शफाफ तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, जो रिपोर्टें हैं उनको लाया जाए। जो देखें, इन्होंने शुगर की रिपोर्ट लेकर के आए तो उसके ऊपर भी इनको सेटबैक हो गए। उसके बाद ये अभी जो पीआईए के पायलट्स की रिपोर्ट है, उन्होंने ओपनली इसको बोला, तो यूरोप के अंदर इनकी वो खत्म हो गई चीजें। ये चीजें अच्छी हैं। वो जो स्टाइल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं इंग्लैंड वाला, वो मतलब देरपा हो सकता है, उसके रिजल्ट 40-50 साल के बाद निकल सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे उनको क्या होता है, फौरी तौर पे आपकी फ्लाइटें बंद होगी, फौरी तौर पे आपकी चीनी और महंगी होगी, माफिया आपके खिलाफ हो गया, फौरी तौर पे उनको इस सच्चाई का जो है वो नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर इसको देख लें कि 1, 2, 3, 4 दफा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इतना ओपनली इन चीजों को करने की बजाय अपने कल्चर को, अपनी जो जरूरियात को देखते हुए तरीके से उसको लेकर के अगर चलें, तो एकदम उनका जो है ना, बहुत सारी चीजें बार बार जो है एक कट्टा खुल बंद करते तो कहते बांधते तो दूसरा खुल जाता है, तो वो जो चीजें इनको ये संभालनी पड़ेंगी। लेकिन ये हो इसीलिए हो रहा है कि वो शख्स कह रहा है कि जो चीज सच्चाई है उसको फौरी तौर पर आगे बयान कर दो। पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो इतना करप्ट है कि उसके अंदर एक कतरा भी मेरा ख्याल ईमानदारी का दोनों पार्टी, इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी नहीं है। तो वो सारी चीजें इनके गेम प्ले, फिर जो मीडिया है वो सारा, ऑब्वियसली मीडिया तो पहले क्रिटिसाइज करेगा ना बरसर इक़्तिदार पार्टी को। तो ये एक तो ये चीज है कि इसको थोड़ा पॉलिटिकली लेकर के चल जाएं, इतनी ज्यादा नेकेड ट्रुथ को फ्रंट पे ला के अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा मैं सादे लफ्जों में बोल रहा हूँ। दूसरी, अमेरिका के साथ जो सिचुएशन है, जो नवाज शरीफ साहब ने इतना गैप डाल दिया कि अमेरिका को फुल इग्नोर कर दिया था, 101% इग्नोर किया था 5 साल में, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने इग्नोर नहीं किया। वो यहाँ पे आए हैं, प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, कांग्रेसमैन सेनेटर से भी मिले हैं, उसके बाद उन्होंने अपना बेस्ट एम्बेसडर यहाँ पे भेजा। मामला को बेहतर तरीके पर चलाने की कोशिश की जा रही है और आगे भी। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि इस वक्त वो तारड़ साहब ने जो बात की थी ना, वो अकेला अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से कोई स्टेप्स आगे उठाने पड़ेंगे, ताकि हम किसी एक जगह पे म्यूचुअली जा करके मिले और वो रिलेशनशिप को, अमेरिका पाकिस्तान को वापस नए सिरे से 80s वाले माहौल के ऊपर हम किसी तरीके से ले जा सकते। ठीक है, तो देखिए ताहिर जावेद साहब, ये बताइए कि सर आपने जो उम्मीदें लगाई थी इमरान खान साहब से, जब वो आए भी थे यहाँ, वॉशिंगटन भी आए थे, आपकी मुलाकातें भी हुई थी, तो आपकी जो उम्मीदें आपने लगाई थी, क्या वो उम्मीदों में पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? खान साहब की जो इकॉनमी और जॉब्स और ये बाकी सारी चीजें हैं ना, उसके ऊपर तो नहीं पूरा उतर है, लेकिन एट द सेम टाइम करप्शन को पकड़ने के जो वादे किए थे, वो यकीन करें उसके ब्रूजेस एवरीडे वो शख्स अपने मुंह पे ले रहा है। उसी की वजह से बाकी चीजें, जब आप एक करप्ट आदमी को पकड़ोगे तो वो क्या आपको छोड़ेगा? जिन्होंने अरबों खरबों रुपया बना के रखा हुआ है, वो बिहाइंड द सीन उस पैसे को खर्च करेगा। तो ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रूजेस फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड गोइंग आफ्टर करप्शन। ठीक है जी, ठीक है, छोटा सा खवातीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। सारे तारड़ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर आपकी से एक सवाल रखता हूं सारे तारड़ साहब, कि सर ये कहा जाता है कि एक बाजवा इमरान डॉक्ट्रिन है, और इमरान बाजवा डॉक्ट्रिन जो है बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि जी हमने जो है वेस्ट के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने हैं। जो हमारे ताल्लुकात खराब हुए थे ओबामा दौर में, और उसके ऊपर हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगते रहे, इंडिया जो है उस पर मोनिटाइज करता रहा, हमने वेस्ट के साथ अपने मामला सही करने, हमने अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी थी, जो खुदकुश हमले हो रहे थे, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले होते थे, हमने वो सब कंट्रोल करना है, जिसका नतीजा नजर भी आ रहा है कि वो कंट्रोल भी हो गए।
हमने जो है अपनी जो माशी तरक्की जो है उसकी तरफ हमने फोकस करना है कि हमने अपने मुल्क के इक़्तिसादी तौर पे और अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है और हमने कश्मीरियों की जो मजलूमियत है उसको दुनिया में हाईलाइट करना है। सर ये मेरे हिसाब से बड़ा एक रीजनेबल किस्म का डॉक्ट्रिन है, बहुत रीजनेबल डॉक्ट्रिन है। सवाल ये है कि ये डॉक्ट्रिन यहाँ के ऐवानों में कितना माना जाता है, कितना इस पे भरोसा किया जाता है, कितना ट्रस्ट किया जाता है। सदर ट्रंप साहब जो हैं उनके बारे में बताइए कि उनको क्या इस डॉक्ट्रिन का पता है, या अगर नहीं है तो अगर कितना कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं इस डॉक्ट्रिन पे वो? सर सबसे पहले तो मेरा इसका जवाब 0। अब मैं थोड़ा सा लेकिन रीबट करना चाहूंगा। मेरे मोहतरम दोस्त हैं जो ताहिर साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शराफत की इंतहा कर दी है रियासत मदीना में। तो एक तो पहले उन्होंने नैब को रिफॉर्म किया है लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, ये उसका सबसे पहला जवाब है। दूसरा, उनकी टेबल पे उनके साथियों ने चीनी का डाका मारा है, नंबर 2। नंबर 3 जो है, उनके साथी, उनके बल्कि रिश्तेदार, फैमिली मेंबर अब रोजवेल्ट होटल के डाके के लिए तैयार हैं और 1 साल से अपने दांत तेज कर रहे थे और उसमें अपने इमरान खान साहब उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब मैं पाकिस्तान की और आपकी रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी की पे आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब आपकी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन सके या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन सके। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी दुनिया में हो सके। ये हकीकत है, मुझे यू प्रूव मी रॉन्ग। अब इन चीजों के बाद आपके कश्मीर के इशू के ऊपर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि आपने खुद कश्मीर इशू को अबैंडन कर दिया है, आपके मीडिया ने अबैंडन कर दिया है। डॉक्ट्रिन जबरदस्त था ये, मैं समझता हूं। ये बाजवा साहब की प्राइम मिनिस्टर, और मेरी अभी तक दुआएं हैं, आज भी दुआएं हैं कि ये कामयाब हो ये दोनों लोग। लेकिन एक लीडर के पास एक पहली 2 चीजें होती है जो खान साहब को फुकदान है। एक तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन नहीं कर पाते, डिसीजन को ओन नहीं करते। दूसरा, अच्छी टीम नहीं बना सके। ये एक लीडरशिप की एबिलिटी होती है कि वो अच्छा एक मैनेजर होता है, अच्छी टीम बिल्डर होता है। खान साहब इन 2 चीजों में फेल हैं। मेरा इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है, बिल्कुल शीशे के घर में बैठ के तनकीद करना अमेरिका के ऐवानों में, एयर कंडीशन हालों में। इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर की तरह 15,000 से 20,000 है। मुझे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना की रियासत में बैठ के उसका बजट बना के दिखाएं, जबकि डॉलर 170 का है। सर आप आखिरी 1 मिनट में आपको दूंगा, उसके बाद मैं तारिक जावेद साहब की तरफ जाऊंगा। सारी साहब ये बताइए, इमरान खान साहब को आज आपकी अगली मुलाकात होगी और कॉल है, तो क्या मशवरा देंगे सर आप? 1 मिनट है आपके पास। मेरा एक मशवरा, बल्कि मैं चाहूंगा आप कागज पेंसिल लेके नोट कर लेंगे सर इस मशवरे को, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल मशवरा है। सबसे पहला मशवरा ये होगा कि आपकी जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, 20 ग्रेड से ऊपर अफसर आपके और आपके जितने सियासतदान हैं, इनके बच्चों पे और इनकी बीवियों की फॉरेन नेशनैलिटी पे अगर जब तक आप पाबंदी नहीं लगाएंगे, इनके फॉरेन अकाउंट्स पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान ब्लीड करता रहेगा, कर रहा है और मुसलसल करता रहेगा। उसकी वजह यह है, खान साहब के 16 इस वक्त एडवाइजर है जो फॉरेन नेशनल है। उसका फायदा मुझे बताए, खान साहब से पूछे क्या फायदा भाई उनका, मुझे ये बताएं। अमेरिका के और इंग्लैंड के ले गए लड़के, अमीर लोगों के बच्चों को ले जाके गवर्नमेंट सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चों पे, बजट पे। तकाबन आपके मिनिस्टर है, ये रियासत मदीना में ये होता है। ठीक है जी, ताहिर साहब की तरफ आ रहे थे। ताहिर साहब, आपने सारे ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी। सर, ये जो बाजवा डॉक्ट्रिन और बाजवा और इमरान खान डॉक्ट्रिन जो है, जिसको कहा जाता है वेस्ट से रिपेयर करने हैं अपने ताल्लुकात, हमने अपनी मईशत जो है उसको मजबूत करना है, हमने दहशतगर्दी अपने मुल्क के अपने सरहदों के अंदर खत्म करनी है, और हुई भी है। तो सर ये तो बड़ा अच्छा अमन का डॉक्ट्रिन है ना सर। ये इस डॉक्ट्रिन से आप मुझे बताएं कि यहाँ के जो ऐवान है वो कितना इस डॉक्ट्रिन पे भरोसा किया जाता है, इस पर ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट तो रहा है ना अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। रहा नहीं है, अभी भी है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं ये पिछले दिनों में हम लोग 2 सेनेटर्स के साथ पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे काफी सारी जो गुफ्तगू हुई, उसके अंदर एक चीज ये भी थी कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर हैं, वो उनको बहुत सारी हर्डल्स आती थी पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल ग्वादर में वो जाना चाह रहे थे कि भी मैं हमें ब्रीफ किया जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके लिए कोई 1 साल से उनको ड्रैग किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारी और मामला जो थे, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट था कि पाकिस्तान अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
उसको और ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग भूल जाते हैं कि दुनिया की कोई भी जो प्रोडक्शन है ना, उसका 25% अमेरिका कंज़्यूम करता है। अगर आप उस मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएँगे, तो आप 25% बिहाइंड रहेंगे नो मैटर व्हाट। ठीक है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा बाकी जो 75% है उसमें आधों के साथ तो हमारी जो कोई ट्रेड के रिलेशनशिप ही नहीं है। इसलिए हम जितनी मर्जी चाइना से डेवलपमेंट कर लें ला करके, जब हम फैक्ट्रियां बना के प्रोडक्शन करेंगे तो हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे? चाइना तो आपसे 1 रुपए की चीज नहीं लेता, ना ही लेगा वो। तो इसलिए हमें जो मार्केट है ना, कंज्यूमर मार्केट, उसको भी ज़हन में रखना है कि उसको हम कैसे रीच आउट करें। जो पाकिस्तान को इस वक्त मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट काफ़ी सालों से वो करते चले जा रहे हैं। जो यहाँ पे जो सिचुएशन है कि अमेरिका को भी ये देखना पड़ेगा कि इंडिया तो तकरीबन हर 10-15 साल के बाद अपना दोस्त बदल लेता है। बड़ी सादी-सी कहानी है। और अफ़गानिस्तान के अंदर आप बैठ के जो मर्ज़ी इंडिया जो जिस स्ट्रेटेजिक प्लेस पे पाकिस्तान बैठा है, तो कभी अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती सही मायने में करके और वाक़ई डिलीवर किया है, तो वो पाकिस्तान ही है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिनको और एक बहुत बड़ा स्पैम है 20, 25, 30 साल जिसके अंदर कोई डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट नहीं था। तो ये वापस ये जब आपकी एक टाइम पे अच्छी दोस्ती थी, अच्छा रिलेशनशिप था, उसको वापस किया जा सकता है। आई थिंक देयर इज़ होप एंड वी कैन डू दैट। लेकिन ठीक है। एक चीज मैं चलते-चलते जो आपने वो इमरान खान के हवाले से जो की थी ना मामला, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता जाऊँ कि ये वाक़ईतन जो मेरे ख़्याल में जो उनके इलेक्टेड मिनिस्टर्स और नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर के अंदर एक स्ट्रेस जो क्रिएट होती चली जा रही है ना, वो भी मेरा ख़्याल है कि इनको थोड़ा-सा आगे जा करके काफ़ी स्ट्रेस इसके अंदर क्रिएट होगी। तो मेरे ख़्याल में कि वहाँ पे उनको इंटरनली बहुत सारी चीज़ें आज की डेट के अंदर देखना पड़ेगा कि और जो अपोजिशन को मुकम्मल तौर पे आप उसके ऊपर करप्शन चलाएं, उनको मुकदमे चलाएं, लेकिन जो नेशनल लेवल के मैटर्स हैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर ठीक है। सबके साथ बैठ के, जैसे ये टिड्डी दल था, कोरोना था, इसके ऊपर सबके साथ बैठ के उनको बात करनी चाहिए थी। ठीक है जी, मैं एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे लूंगा तारिक जावेद साहब। सर ये बताएं कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनका पाकिस्तान के बारे में क्या नजरिया है? सदर ट्रंप तो है ना, सदर हैं, नजर आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट थे जब ये, तो ताल्लुकात बहुत खराब थे। 70 सालों में कहता है ये रॉक बॉटम पे ताल्लुकात थे जब जो बाइडेन साहब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। अब इनके पाकिस्तान के हवाले से इनके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं सीधी बात आपको बताऊं कि हमने पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्टली क्योंकि जब भी इनसे मुलाकातें हुई हैं तो उस वक्त हॉटेस्ट सब्जेक्ट जो कश्मीर ही था। कश्मीर के ऊपर हमने बजाय इसके कि हम आधे घंटे की मीटिंग के अंदर बहुत सारी और चीजें करते, तो हमने एम्फसाइज किया कि इसके ऊपर अगर बात करें और पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं अगर कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा रास्ता निकल आए ना, तो फिर आपको 70-80% डिफेंस के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसलिए उसके ऊपर जो थी उसके क्लियर कट हमने अपना मैसेज कन्वे किया और आज आप देखें उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आएगा कि उन्होंने अपनी कश्मीर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो अब वन स्टेप आफ्टर अदर जो इनकी पीछे आप हिस्ट्री जो कहते हैं इसको आप बंडल कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के सीएस से जो उसके साथ अपना ओबामा के साथ। आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट की अपनी कोई इतनी खास उसमें से होती नहीं है। एक ही वाइस प्रेसिडेंट की थी, वो डिक चेनी था, उसके ना पहले कभी हुई है ना ही मेरे ख्याल आगे कभी होगी। तो इनके अपने इनको एज ए जो बाइडेन देखना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, साजिद तारड़ साहब आपका, तारिक जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। आने वाले दिनों में देखते हैं इलेक्शन से पहले क्या माहौल बनता है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो, अमेरिका में हालात बेहतर हो, कोरोना की जो वबा है इससे जल्द से जल्द हमारी जान छूटे। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।